हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRBSE क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी स्वागत करती हूं आपका हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस बताए थे। उन सभी 20 क्वेश्चंस का आंसर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली थी, जो कि हम वन बाय वन कराते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपसे अपॉलॉजी चाहूंगी, क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा बिजी थी इन दिनों। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली या फिर हर एक दिन के इंटरवल पे आपके लिए वीडियोस लाऊं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 2 से 3 वीडियोस के अंदर आपका ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये मैं खत्म करवा दूं। इसके अलावा बेटा 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही जल्दी केमिस्ट्री की वीडियोस आने वाली हैं, जहां पर हम आपके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद आवर SRBSE क्लासेस। आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। इसके अलावा मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स भी पढ़े थे वीडियोस में कि उनको जूलॉजी के आई थिंक क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा जूलॉजी के क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है जूलॉजी की, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर दी जाएगी। केमिस्ट्री के लिए तो मैं हूँ ही। केमिस्ट्री में अगर किसी भी बच्चे की कोई डिमांड हो बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई पर्सनली रीड योर कमेंट्स। तो कोई भी अगर आपको डाउट होगा या फिर कोई कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आपको चाहिए, तो आप बस लिखिए, आई विल बी देयर। अगर आपकी कोई डिमांड है कि मैम हैंड रिटन नोट्स आप थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करवा दीजिए, या फिर मैम अगर कोई टॉपिक समझाना ज्यादा है, मुझे किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, या फिर आप कंफ्यूज है किसी चीज में, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी और सेमेस्टर के, फॉर एग्जांपल आपको 6 सेमेस्टर के, 2nd सेमेस्टर के, अगर किसी भी चीज में आपको कोई भी डाउट है, मैं सिर्फ 4th सेमेस्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू द होल BSc टीम। तो मैं अपने BSc के सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ बेटा कि केमिस्ट्री से किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रियंका मैम विल बी देयर जब तक तुम्हारे एग्जाम हो नहीं जाते। मैं यही खड़ी हूँ, राइट? यही हूं मैं तुम्हारी हर चीज के लिए। तुम्हें जो भी परेशानी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसके लिए तो आई विल बी देयर। यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और मैंने नोटिस किया है कि जितने आपने प्यार दिया था 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, उतना प्यार आप इन आंसर की सीरीज को नहीं दे रहे हो। क्या भाई सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए थे? क्वेश्चन मिलके हो गया काम, आंसर्स नहीं देखने तुमको? जितना आपने प्यार क्वेश्चन की सीरीज को दिया था, जितना आपने शेयर उसको किया था, आप इसको शेयर इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हो। तो क्या मैं रीजन जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? आपको यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेटा। दिस इज गोना बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। प्रॉपरली यहाँ पर आपको एक एक नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो हर एक नोट्स को बेटा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये नोट्स लिख के आओगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट, राइट? तो ये नोट्स भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, इवन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस थे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और खुद भी देखो, बिकॉज दिस इज गोना बी वेरी यूजफुल। आपकी किसी भी डिमांड के लिए फिर तो मैं हूं ही, राइट? आपको मैं मोटिवेशन करूंगी, आप मुझे मोटिवेट करो, हम दोनों साथ में मिलकर अपने एग्जाम में गुड मार्क्स लेकर आएंगे। इट इज ऑल्सो माई ड्रीम कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करो, है ना? तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन्वॉल्व्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफाइन द सिलेक्शन रूल। अब मैंने ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया है। इसी क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछ लिया मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, और इसी क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछ लिया सिलेक्शन रूल, राइट? अब क्वेश्चन तुमसे सिर्फ सिलेक्शन रूल भी पूछ सकता है, क्वेश्चन तुमसे सिर्फ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछे हम रेडी रहेंगे, हमें कोई भी आंसर बताने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम चुटकियों में आंसर बता देंगे। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बेटा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है। पेन का कलर आई थिंक रेड रखना चाहिए। तो देखो क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, किन मोड ऑफ वाइब्रेशन का यूज करेंगे। तो बेटा जब भी आप IR की बात करते हो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम? पहला होता है तुम्हारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेसिकली स्ट्रेचिंग यानी कि स्ट्रेच करना, स्ट्रेच करने के अलावा आपके पास होता है बेंडिंग। तो आपके पास 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। कौन कौन से मैम? जो हमारे पास पहला मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होता है दैट इज योर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के अलावा जो दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है दैट इज योर बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग में भी बेटा आपके 2 तरीके की स्ट्रेचिंग होती है। कौन कौन सी स्ट्रेचिंग मैम? एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब क्या? जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को इतना स्ट्रेच करती हूँ और दूसरे हाथ को भी मैं इतना ही स्ट्रेच करती हूँ, दोनों हाथ को मैंने एक सिमेट्री के साथ में स्ट्रेच किया है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग।
क्या बोलेंगे? दिस विल बी योर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर मैं अपना यही हाथ इतना स्ट्रेच करूं और ये वाला हाथ अगर मैं इतना स्ट्रेच कर दूं, इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो यहां पर देखो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो आपके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी है तुम्हारे पास स्ट्रेचिंग। क्या है पहली कैटेगरी मैम? पहली कैटेगरी है स्ट्रेच करना। अब स्ट्रेच करने में क्या होगा? इन सच वाइब्रेशंस बॉन्ड लेंथ चेंजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग तुम्हारी बॉन्ड लेंथ चेंज होने वाली है। देखो ना, अभी मैंने अपने हाथ में कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एकदम कसके से स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने पे क्या हुआ? स्ट्रेच करने पे मेरे हाथ की लेंथ बढ़ गई ना, बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई। तो क्या होता है जब भी आप स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करते टाइम पे क्या होता है मैम? स्ट्रेच करने के टाइम पे जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है तुम्हारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और जो दूसरा होता है वो होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब क्या? बोथ ऑफ द बॉन्ड्स स्ट्रेच और कंप्रेस। या तो हम दोनों बॉन्ड्स को स्ट्रेच कर रहे हैं बराबर से, या फिर दोनों बॉन्ड्स को कंप्रेस कर रहे हैं बराबर से, दोनों को सेम सेम सिमेट्री के साथ। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, राइट। एग्जाम्पल है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे कि यहाँ पर बीच में कार्बन है, अगर हमने ये बॉन्ड इतना लंबा बनाया है और अगर ये वाला बॉन्ड भी हम इतना ही लंबा बना रहे हैं तो ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया। या फिर अगर आप ये बॉन्ड इतना छोटा कर रहे हो और ये वाला बॉन्ड भी इतना छोटा कर रहे हो, दोनों को सेम करना है। चाहे लंबा सेम कर लो, चाहे छोटा सेम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन करना सेम है। तो इसको क्या बोला जाएगा मैम? इसको बोला जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। उसके अलावा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जरा बताओ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होता है? इन दिस स्ट्रेचिंग इफ वन बॉन्ड गेट्स स्ट्रेच, यानी कि देखो अगर इस बॉन्ड को हम काफी ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करेंगे मैम? दूसरे को हमें कंप्रेस करना पड़ेगा। अब खुद देखो यहाँ पर क्या हुआ है मैम, यहाँ पर आपने CO2 में एक बॉन्ड को काफी ज्यादा स्ट्रेच किया है, लेकिन मैम दूसरे बॉन्ड को आपने काफी ज्यादा यहाँ पर कंप्रेस कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलने वाले हैं तुम्हारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ आया? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सेम ये नोट्स आपको बेटा हिंदी में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसको हिंदी में लिखना है आप यहाँ से देख सकते हो। अनदर थिंग इज बेंडिंग वाइब्रेशन। पहला था तुम्हारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग के जस्ट बाद नंबर 2 आ जाता है तुम्हारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन। हम बेंड किस तरीके से करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। इन सच वाइब्रेशंस बॉन्ड एंगल चेंजेस। यहाँ पर क्या होता है? बॉन्ड एंगल चेंजेस। अगर आप MCQs का एग्जाम दे रहे होते तो तुम्हारे MCQs में एक क्वेश्चन आ सकता था कि जरा मुझे बताओ बेंडिंग में क्या होता है। तो बेंडिंग में बेटा बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। कैसे? मान लो मैं, मेरा ये हाथ है, मैं अपने हाथ को बेंड करके इधर ले आई। अब बेटा वहां से लेकर मैं यहां ले आई, मतलब मेरा बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। इसको क्या बोलेंगे मैम? बॉन्ड एंगल चेंज होना। कहाँ चेंज हुआ? बेंडिंग में। तो जब भी हम बेंडिंग करते हैं वहां पे बॉन्ड एंगल चेंज होता है। और जब भी बेटा तुम स्ट्रेचिंग कर रहे होगे तो स्ट्रेचिंग में क्या होगा मैम? स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। अब बेंडिंग तुम्हारे पास, बेंडिंग भी जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। बेंडिंग कैसी होती है? बेंडिंग भी तुम्हारे पास दो टाइप की होती है। अगर मैं बेंडिंग के बारे में बताऊं तो बेंडिंग भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी मैम? पहली होती है हमारे पास इन प्लेन बेंडिंग, यानी कि प्लेन के अंदर अगर बेंड कर रहे हो। दूसरी तुम्हारे पास होती है आउट ऑफ द प्लेन। दूसरी होती है आपके पास आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। अब देखो ये कैसे होगा। अगर हमारे पास A है और जो कि दो B से कनेक्टेड है ना। अब अगर ये वाला भी मैं नीचे जा रही हूँ और ये वाला भी ऊपर, मतलब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में करा हुआ है, या फिर इसको ऊपर ले जा रहे हैं और इसको नीचे, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा इसको बोलते हैं सिजरिंग। क्या बोलते हैं मैम? इसको बोलते हैं सिजरिंग। एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने लिखा है कि अगर जो हमारे पास बेंडिंग है वो कितने टाइप की होती है मैम? बेंडिंग आपके पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? अगर मैम आपके पास इन प्लेन बेंडिंग हो सकती है या फिर आउट ऑफ द प्लेन। मैम अगर आप इन प्लेन बेंडिंग करा रहे हो, जैसे मेरा एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, एक को मैं अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो इसको मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको बोलते हैं सिजरिंग। कैची देखिए ना, कैची कैसे होती है? एक इस डायरेक्शन में होती है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी कैची चलती है, कभी ऐसे कैची को चलाना, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं मैम? सिजरिंग। सिजरिंग में क्या होता है? टू एटम्स मूव फॉरवर्ड एंड अवे फ्रॉम ईच अदर इन द प्लेन। फॉरवर्ड और अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। कहाँ पे? इन द प्लेन। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिजरिंग। समझ आया? अब यहीं पे अगर ऐसा हो जाए, मान लो ये दो यहाँ पर बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं, ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब अगर दो मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी इन द प्लेन,
प्लेन के अंदर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा इसको हम बोलेंगे रॉकिंग। क्या बोलेंगे मैम? इसको हम बोलेंगे रॉकिंग। अगर इन प्लेन ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या बोलेंगे मैम? इन प्लेन ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सिजरिंग बोलेंगे। इन प्लेन ही अब अगर हमारे पास ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे मैम? इस केस में हम इसको बोलने वाले हैं रॉकिंग। तो रॉकिंग में क्या हुआ? एटम्स मूव साइड टू साइड, यानी कि एक अगर इस साइड जा रहा है तो दूसरा भी उसी साइड जाएगा। कहां पे? इन द प्लेन, विद इन द प्लेन। ये भी विद इन द प्लेन होता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रॉकिंग। अब देखो, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है एक अगर प्लेन के बाहर जाएगा तो दूसरा प्लेन के अंदर। देखो ध्यान से, ए है, ए से बी कनेक्टेड है 2। अब अगर एक भी तुम्हारा अबव द प्लेन जा रहा है तो दूसरा कहां जाएगा मैम? दूसरा जाएगा फिर बिलो द प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? ये अपोजिट डायरेक्शन में गए। और अगर बेटा आउट ऑफ द प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इनको बोलेंगे ट्विस्टिंग। दे विल बी ट्विस्टिंग। सिमिलरली अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि ए है, ए से 2 ही बी कनेक्टेड है, अगर ये बिलो द प्लेन जा रहा है तो मैम ये भी बिलो द प्लेन ही रहा है। उसके अलावा अगर मैम ये अबव द प्लेन जा रहे हैं तो ये भी अबव द प्लेन रहा है। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? इन केस में अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और आउट ऑफ द प्लेन है तो क्या बोलेंगे मैम? सेम है और आउट ऑफ द प्लेन है तो इसको हम बोलेंगे वैगिंग। क्या बोलेंगे? वैगिंग। WAGGING, वैगिंग। तो समझ में आया क्या हुआ? ये थे तुम्हारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग देखा। स्ट्रेचिंग 2 टाइप का होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में तुम्हारे पास स्ट्रेचिंग में तुम्हारे पास बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बेंडिंग में क्या होता है? बॉन्ड एंगल का चेंजमेंट होता है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एक साथ कुछ भी घटाना या बढ़ाना। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब एक को अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो दूसरे को तुम कंप्रेस करोगे। फिर हम बेंडिंग पे आए। बेंडिंग 2 टाइप से होती है, इन प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ द प्लेन। इन प्लेन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिजरिंग, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रॉकिंग। आउट ऑफ द प्लेन में अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या तो अबव या तो बिलो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या तो अबव या तो बिलो, इसको हम बोलेंगे ट्विस्टिंग। एंड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? वैगिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको आना ही चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट हमें दिया था ट्विस्टिंग, तो हमने ट्विस्टिंग देख लिया था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा पास अपोजिट डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन जा रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्विस्टिंग। चलो अब आ जाते हैं वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब भी हम बेटा वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मैम? वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल 2 लोगों के लिए निकालते हैं, नॉन लीनियर के लिए अलग निकालते हैं और लीनियर के लिए अलग निकालते हैं। तो बेटा अगर कभी भी तुम्हें वाइब्रेशनल मोड नॉन लीनियर के लिए निकालना है तो उसके लिए आपका क्या होने वाला है मैम? नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशनल मोड का फॉर्मूला होता है 3n-, और लीनियर के लिए क्या होता है मैम? लीनियर के लिए आपके पास वाइब्रेशनल मोड का फॉर्मूला होता है 3n-5। क्या होता है? 3n-6, 3n-5, जहां पे n का मतलब क्या है? m का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से, यानी कि नंबर ऑफ टोटल एटम। कितने आपके पास टोटल एटम है या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का बताना चाहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेटा सबसे पहले मुझे 3n की वैल्यू बताओ। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। कितने नंबर ऑफ एटम है यहाँ पर मैम? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 3 एटम है। 3 एटम में तो 3n, यानी कि 3 × 3 दैट इज 9, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकली आपकी मैम? 9। अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर? मैम एक ही लाइन में है। लीनियर मतलब सारे एटम एक ही लाइन में। देखो सारे एटम एक ही लाइन में, तो ये कैसा है मैम? ये हमारे पास लीनियर है। अब लीनियर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने मैम? 3n-5। तो हम लगाएंगे 3n-5। 3n की वैल्यू कितनी आई मैम? 3n की वैल्यू है 9, तो 9-5, 9-5 कितना होता है बेटा? 9-5 होता है 4। यानी कि कितने वाइब्रेशनल मोड आए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मैम? कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपके पास 4 वाइब्रेशनल मोड्स आए हैं। आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल ऐड नहीं किया था, लेकिन आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। एग्जाम में लिख कर आओगे एग्जाम्पल तो और अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना? तो ये आप नोट कर सकते हो। इसी की जगह अगर हम कोई नॉन लीनियर ले रहे होते तो नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशनल मोड कितने होते? 3n-6 से हम उसको फिर निकालते। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा मैम? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे सिंपल सा सिलेक्शन रूल होता है डायनेमिक डायपोल मूवमेंट। अगर डायनेमिक डायपोल मूवमेंट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो मैम IR एक्टिव होगा। अगर डायनेमिक डायपोल मूवमेंट नहीं है तो वो IR इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है बेटा डायनेमिक डायपोल मूवमेंट। वी ऑलवेज नीड टू चेक डायनेमिक डायपोल मूवमेंट।
अब डायनेमिक डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा बेटा उतनी ही ज्यादा तुम्हारे पास पोलैरिटी आएगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारे पास पोलैरिटी आएगी, राइट। अच्छा, डायनेमिक डायपोल मोमेंट चेक कैसे करोगे? हम चेक करेंगे मैम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से। जितना ज्यादा हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस दिया होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा डायनेमिक डायपोल मोमेंट होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में मैम अगर डायनेमिक डायपोल मोमेंट है तब वो IR एक्टिव है, और अगर डायनेमिक डायपोल मोमेंट नहीं है तब वो IR इनएक्टिव है। देखो, एनी मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव इट मस्ट हैव अ डायनेमिक डायपोल मोमेंट। डायनेमिक डायपोल मोमेंट होना ही होना चाहिए IR एक्टिव होने के लिए, समझ में आया? फिर देखो, इन अदर वर्ड्स इफ अ चेंज इन डायपोल मोमेंट अराइज, अगर डायपोल मोमेंट में चेंजेस है आपके पास तो फिर आपका IR एक्टिव है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास HCl हो गया बेटा, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब इसमें डायपोल मोमेंट है। CO डायपोल मोमेंट है, वाटर H2O डायपोल मोमेंट है। अब इन सब में डायपोल मोमेंट है तो ये क्या होंगे मैम? ये पोलर बॉन्ड्स बनाएंगे। पोलर बॉन्ड्स बनाएंगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये लोग कैसे होंगे मैम? ये सारे के सारे IR एक्टिव होने वाले हैं। इसके अलावा IR इनएक्टिव कौन से होंगे मैम? जिनमें डायनामिक डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो लिखो, अगर तुम्हारे पास डायनामिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, अगर तुम्हारे पास डायनामिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड कैसा होगा मैम? वो कंपाउंड होगा IR एक्टिव। IR एक्टिव कंपाउंड के एग्जांपल बताइए मैम। एग्जांपल लीजिए, वाटर हो गया आपका IR एक्टिव, वाटर के अलावा आपके पास HCl IR एक्टिव हो गया, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड आपका IR एक्टिव हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे कैसे हुए मैम? ये सारे हुए IR एक्टिव। अगर एब्सेंट है, अगर तुम्हारे पास डायनामिक डायपोल मोमेंट नहीं है, फिर क्या होगा? फिर मैम ये होने वाला है IR इनएक्टिव। IR इनएक्टिव के एग्जांपल देखो, IR इनएक्टिव के एग्जांपल ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि O2, N2। अब यहाँ देखो, O2 एक ये भी हमारे पास ऑक्सीजन है, देखो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो दोनों की सेम है। अब क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो क्या होगा मैम? अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है इसका मतलब है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, और अब क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो पोलर भी नहीं है, पोलर नहीं है तो मैम इनके पास डायनेमिक डायपोल मोमेंट भी नहीं है। तो ये कैसे हो गए मैम? ये हो गए IR इनएक्टिव। O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, ये सारे के सारे कैसे होंगे मैम? ये सब होंगे IR इनएक्टिव। तो बस इतनी सी चीज याद रखो, आपको सारे कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएंगे, है ना। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो जी, इसी के साथ आपका ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन खत्म हो रहा था। दैट इज ओनली फॉर दैट क्वेश्चन। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म्स क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। क्रोमोफोर के बारे में बताओ, ऑक्सोक्रोम के बारे में बताओ। कई बार ये शॉर्ट में भी आ सकता है, कई बार ये लॉन्ग में भी आ सकता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो क्या होते हैं क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम यूज कहाँ किए जाते हैं मैम? क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमोफोर बेटा आपके जितने भी होते हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है आपके पास कि यहाँ पर आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हो, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड। इनको हम क्या बोलते हैं मैम? ये होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो मैम सैचुरेटेड यानी कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड जहां पर प्रेजेंट होता है ना। तो देखो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमोफोर्स वो होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसे कि डबल या ट्रिपल। फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप हो गया। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम वो होते हैं जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि OH, जैसे कि NH2। अब देखो क्या होता है, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद अगर हम सबसे पहले क्रोमोफोर के बारे में बात करें तो देखो क्या होता है, क्रोमोफोर्स आर द अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब बेटा या तो डबल बॉन्ड होना या तो ट्रिपल बॉन्ड होना। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स और ग्रुप्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आपके यूवी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है मैम? क्रोमोफोर। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इनफैक्ट आपका अगर ट्रांजिशन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर ट्रांजिशन का इमिशन हो रहा है तो उनके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा वो होते हैं क्रोमोफोर्स। तो यहाँ पर लिखो एंड द अब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनी रेडिएशन। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैम? क्रोमोफोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब जो आपका यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोफोर की वजह से। अब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोफोर की वजह से।
इमिशन किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोफोर की वजह से। तो ये सब कुछ होता है क्रोमोफोर्स की वजह से। व्हेन अ क्रोमोफोर एब्जॉर्ब्स लाइट, जैसे ही क्रोमोफोर कोई लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो तुम्हारी एनर्जी होती है वो एक्साइटेड लेवल में पहुंच जाती है और इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ मैम, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोफोर्स आर एज फॉलोज, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए, बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप एक्सेट्रा, वही जो मैंने एग्जांपल बताए। एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। फिर देखो ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स आर द सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इन अदर वर्ड्स सब्स्टिट्यूएंट्स दैट अटैच टू क्रोमोफोर, मतलब जितने भी तुम्हारे पास ऑक्सोक्रोम होंगे वो क्रोमोफोर से अटैच होंगे। जैसे कि हमारे पास एक तरफ है, मान लो ये बेंजीन। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन में डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास क्रोमोफोर। अब अगर इसी क्रोमोफोर पे मैं यहाँ पे लगा दूं एक NH2, तो बेटा ये NH2 क्या है मैम? ये जो NH2 है ना वो एक ऑक्सोक्रोम है। NH2 क्या है मैम? NH2 एक ऑक्सोक्रोम है। तो ये जो ऑक्सोक्रोम है ना वो क्रोमोफोर के साथ में कनेक्ट होता है और इस पूरे कंपाउंड की वेवलेंथ को इंक्रीज कर देता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसका काम क्या होता है मैम? इसका काम होता है वेवलेंथ को चेंज कर देना, वेवलेंथ को बढ़ा देना और इंटेंसिटी को बढ़ा देना। तो जो ऑक्सोक्रोम है बेटा वो क्रोमोफोर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जितने भी ऑक्सोक्रोम होंगे वो क्रोमोफोर के साथ कनेक्ट होंगे और उनकी इंटेंसिटी, उनकी वेवलेंथ को बढ़ाने का काम कर देंगे। ये एग्जांपल आप अपने एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हो बेटा, काफी अच्छा एग्जांपल है। तो क्या करते हैं? उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और उनकी वेवलेंथ को भी चेंज कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम का एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, या जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, राइट। तो आई होप आपके लिए ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ गया है आपको। कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, कोई भी डाउट हो। मुझे आज तक आपके कोई डाउट्स नहीं मिले, आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ आज तक, दिस इज फाइन अगर नहीं हुआ तो। बट अगर स्टिल अगर कोई छोटा सा भी छोटा डाउट होता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल रिप्लाई इन योर कमेंट्स सेक्शन। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिफाइन बेथोक्रोमिक शिफ्ट। डिफाइन करना है अब हमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड द वुडवर्ड फिशर्स रूल। ये कौन से चैप्टर में आता है मैम? ये भी यूनिट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे सब लेकर आई हूँ। इनफैक्ट आज की ये वीडियो स्पेशली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ही है। जितने भी बच्चों ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया वो अगर ये क्वेश्चन देख के जाएंगे तो डन, फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से एक। तो यूवी स्पेक्ट्रा के लिए ये बेस्ट वीडियो आपको मिलने वाली है आपके BSc में आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखो हमें क्या डिफाइन करना है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और वुडवर्ड फिशर रूल। अब अगर मैं एक लाइन में तुम्हें समझाऊं तो देखो क्या है, सिर्फ एक लाइन में समझा रही हूं। देखो अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ बढ़ी हुई निकली तो वो किसकी वजह से बढ़ती है मैम? वेवलेंथ बढ़ाने का काम करता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। कौन करता है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। वेवलेंथ या इंटेंसिटी बोल दो, बढ़ाने का काम कौन करता है मैम? बढ़ाने का काम करता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। यहीं पर अगर मैं डिक्रीमेंट की बात कर दूं, घटाने का काम कौन करता है मैम? घटाने का काम करता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बस इतना याद रखो और फिर नोट्स में जो मैं बताऊं उतना पढ़ लो, दैट इज इट फॉर यू। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हारी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं बैठी हूं ना, आई विल बी देयर फॉर यू। अगर वेवलेंथ काफी ज्यादा मिलती है, इंक्रीमेंट लेवल की मिलती है, तो हमारे पास इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे मैम? ये शिफ्ट होगी बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर वेवलेंथ काफी कम मिलती है बच्चा तो ये शिफ्ट होगी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब देखो बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। अब बेथोक्रोमिक शिफ्ट which is also called as a red shift। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तुम्हारे पास बेथोक्रोमिक शिफ्ट होती है उसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार सवाल रेड शिफ्ट से डायरेक्ट आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होती है उसको हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हैं और जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है उसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये काफी ज्यादा याद रखना है आपको। तो हाँ देखो, a बेथोक्रोमिक शिफ्ट is also known as a red shift. It is the movement of the absorption or emission of light to a longer wavelength। यानी कि वेवलेंथ को क्या कर देता है? काफी ज्यादा बढ़ा देता है in a molecule spectrum. It usually happens when the environment around a molecule changes। ये तभी होता है अक्सर जब मॉलिक्यूल के आसपास का एनवायरनमेंट बदल रहा होता है। like when the molecule forms new bond। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब ये नहीं है कि सर्दी हो जाना, गर्मी हो जाना, मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट बदलना। मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट बदलने का मतलब बेटा होता है कि अगर हमारे पास बॉन्ड्स नए नए बन जाएं,
कॉन्जुगेशन नया इन्वॉल्व हो जाए, या अगर हमारे पास जब बॉन्ड्स कोई इंक्रीज हो जाए, बॉन्ड्स कोई डिक्रीज हो जाए, इस तरीके की जब चीजें होती हैं बेटा, तो जो इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट, है ना। ये लाइन आप याद रखना, ये वाली लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या मिलता है, याद सिर्फ इतना रखना है कि वेवलेंथ काफी ज्यादा लॉन्गर मिलती है, जिसकी वजह से ये रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, विजिबल रीजन में चली जाती है, और जैसे ही हमें विजिबल रीजन में जाएगी कोई चीज, विजिबल रीजन में तो कलर्स दिखाई देंगे ही, तो ये कलर्ड दिखाई देती है। फिर आ जाओ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पे। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? A hypsochromic shift is also called as a blue shift, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में लिखा है, इसको हम बोलते हैं blue shift. It is the movement of the absorption or emission of a light to a shorter wavelength. क्या करते हैं ये मैम? ये shorter wavelength की तरफ move करता है. This usually happens when something reduces the delocalization of electron. मतलब अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का delocalization कम हो रहा है, conjugation कम हो रहा है, रेजोनेंस कम हो रहा है, यानी कि ऐसी कोई चीज आ रही है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तब क्या होगा मैम? तब हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाती है और हमें एक शिफ्ट मिलती है, जिसे या तो हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं या तो ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। समझ आया? तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि डीलोकलाइजेशन कम हो जाना, डीलोकलाइजेशन कब होगा? जब कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा। ऐसे समझो, हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन में डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे लिख दूं, या ऐसे ऐसे भी छोड़ दो, अगर मैं इसको लिख देती हूँ सिर्फ ऐसे, क्या इसमें कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? मैम यहाँ तो बॉन्ड ही एक है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स काफी ज्यादा कम कर दिए। बॉन्ड्स कम करने से क्या हुआ मैम? बॉन्ड्स कम करने से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन जो था ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गया। जैसे ही हमने बॉन्ड्स कम कर दिए, डीलोकलाइजेशन कम हो गया, डीलोकलाइजेशन कम हो गया, तो मैम इसकी वजह से जो वेवलेंथ थी ना इसकी, वो भी कम हो गई। और कहाँ चला गया? ये एक शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या तो ब्लू शिफ्ट बोल देंगे, राइट। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब्स लाइट एट अ शॉर्टर वेवलेंथ। कहाँ पे लाइट अब्सॉर्ब होती है मैम? शॉर्टर वेवलेंथ पे। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब यूवी रीजन में। यूवी रीजन कहाँ से कहाँ तक? 200 से 400 नैनोमीटर, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ। और जब भी कोई मॉलिक्यूल यूवी रीजन में लाई करेगा ना बेटा, वहां पर कभी भी कलर दिखाई नहीं देता। कलर हमेशा विजिबल रीजन में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि विजिबल रीजन की वेवलेंथ ज्यादा होती है। समझ आया? चलिए जी, अब हम आ जाते हैं वुडवर्ड फिशर्स रूल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब मैं यहाँ पर वुडवर्ड फिशर्स रूल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ऑल्दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेट करना सीखना है बाकायदा क्वेश्चंस करके, तो अगर मुझे 1-2 बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो मैं जरूर उस पर अगली वीडियो लेकर आऊंगी। अदरवाइज रूल्स तो हम कर ही रहे। तो देखो वुडवर्ड फिशर के रूल्स क्या हैं। तो वुडवर्ड फिशर बेसिकली ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना लैम्डा मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ, ये देखो मैक्सिमम वेवलेंथ एज इन लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बताए, जिनको इन्हीं के नाम पे वुडवर्ड फिशर रूल्स कहते हैं। अब इनके रूल्स देखते हैं क्या क्या है। रूल्स जो है इनके वो कुछ इस तरीके से हैं हमारे पास कि हमें बेसिकली कॉन्जुगेटेड डाइन मिलनी चाहिए। कॉन्जुगेटेड डाइन बोलो या फिर बोलो अल्फा बेट बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि जिनमें भी इस तरीके के डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो मिलने ही चाहिए, तभी हम बेसिकली यहाँ पर लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी कॉन्जुगेटेड डाइन है, बेस वैल्यू उनके लिए क्या होती है। अगर तुम्हारे पास ए साइक्लिक डाइन है, ए साइक्लिक डाइन का मतलब ये देखो ऐसी सी कोई डाइन है, इसको हम बोलते हैं ए साइक्लिक डाइन, यानी कि बिना साइकिल की डाइन, जिसमें साइकिल नहीं बन रही होती है, उसकी बेस वैल्यू क्या होती है मैम? उसकी बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। तो अगर सवाल में कोई ऐसा सिस्टम दिया है तो उसकी बेस वैल्यू कितनी रखोगे? बेस वैल्यू रखेंगे मैम हम 217 नैनोमीटर। उसके अलावा मैम अगर हमारे पास होमो एनुलर डाइन है, तो होमो एनुलर डाइन क्या होता है बेटा? कुछ इस तरीके की, देखो ये 2 रिंग्स हैं, इन दोनों रिंग्स में मैंने बॉन्ड बेटा इसी जगह पर बनाया। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, दोनों बॉन्ड्स मैंने एक ही जगह पर बनाए हैं। रिंग्स 2 हैं लेकिन बॉन्ड्स दोनों एक ही रिंग के अंदर आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होमो एनुलर डाइन। अगर होमो एनुलर डाइन आती है तो उसकी बेस वैल्यू आप लोगे 253 नैनोमीटर। कितनी लोगे? 253 नैनोमीटर। उसके अलावा हेट्रो एनुलर डाइन। अब हेट्रो एनुलर डाइन देखो क्या होता है, वापस से हम 2 बेंजीन बना लेते हैं। हेट्रो एनुलर डाइन का मतलब है एक डबल बॉन्ड तुमने यहाँ बनाया और दूसरा डबल बॉन्ड तुमने यहाँ बना दिया। अब बहुत ध्यान से देखो इसको,
एक डबल बॉन्ड इस रिंग में बनाया है, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी रिंग में, मतलब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में बनाए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोएनुलर डाइन। और हेट्रोएनुलर डाइन के लिए बेटा जो तुम्हारी बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 215 नैनोमीटर। इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊं, बस तुम्हें एक वैल्यू याद करनी है, होमो एनुलर डाइन। होमो की कितनी होती है मैम, जो हमारी होमो की वैल्यू होती है ना होमो एनुलर डाइन की, वो है 253। अब ट्रिक सुन लो ध्यान से, हेट्रो की निकालने की ट्रिक है 2 एज इट इज लिख लो, 5 थ्रीजा कितना होता है मैम, 5 थ्रीजा होता है 15, बस 15 लिख दो। ये किसकी आ गई, ये आ गई हेट्रोएनुलर डाइन की। तो होमो एनुलर डाइन की बेस वैल्यू कितनी थी मैम, इसकी थी 253 नैनोमीटर, तो हेट्रो की कितनी होगी, 5 थ्रीजा 15, 215 नैनोमीटर। बस इसके अलावा अगर तुमसे ए साइक्लिक की पूछ ली जाए तो याद रखना ए साइक्लिक की जो होती है वो हेट्रो से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बस इतनी सी ज्यादा होती है, कितनी मैम 217 नैनोमीटर। बस लाइन वाइज ये तीनों वैल्यू याद कर लो, इन्हीं सिस्टम से सवाल आता है। कैसा सवाल आएगा, होमो दिया होगा तो वैल्यू 215 253, अगर हेट्रो दिया होगा तो 5 थ्रीजा 15 215 नैनोमीटर, अगर मैम ए साइक्लिक दिया होगा तो 217 नैनोमीटर। बस दैट इज इट। उसके अलावा कुछ इंक्रीमेंट यानी कि जो बेस वैल्यू में ऐड की जाने वाली वैल्यू है, बेस वैल्यू तो वो सिस्टम में देख के आ जाएगा, लेकिन हम उनमें ऐड क्या क्या करेंगे वो देखो। अगर हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप आ गया, अब अल्काइल ग्रुप देखो क्या होता है, मान लो ये तुम्हारे पास सिस्टम है होमो एनुलर डाइन, सिस्टम देखो कौन सा है, ये मैम जो आप हमें दिखा रहे हो ना, ये हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम है। अब इस सिस्टम से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, जितने भी कार्बन, देखो ये पूरा सिस्टम है, यहाँ जितना मैंने एरिया को कवर किया है ये हमारे पास सिस्टम है। अब इस सिस्टम से जितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है उतने अल्काइल रेजिड्यू होंगे। जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है, यानी कि ये हो गया एक अल्काइल रेजिड्यू। मैम इस वाले डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है, दूसरा अल्काइल रेजिड्यू। सिमिलरली मैम इस वाले डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन, तीसरा अल्काइल रेजिड्यू। सिमिलरली मैम इस वाले डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन, चौथा रेजिड्यू। तो कितने अल्काइल रेजिड्यू आ गए, यहाँ पर तुम्हारे पास आ गए 4 अल्काइल रेजिड्यू। और याद रखना बेटा, अगर एक अल्काइल रेजिड्यू भी आता है तो तुम उसके लिए +5 नैनोमीटर इंक्रीज करोगे। ध्यान से देखो, अगर अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो एक अल्काइल ग्रुप के लिए 5 नैनोमीटर ऐड करना है। हमारे पास कितने आए हैं, 4, तो हम कितने ऐड करेंगे मैम, 4 × 5, हम करेंगे +20 नैनोमीटर। जैसे ये होमो एनुलर थी, होमो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है मैम, 253 होती है ना, 253 में कितना ऐड करोगे मैम, 253 में हम 20 ऐड करेंगे और हमारे पास जो आएगा वो होगा लैम्डा मैक्स, है ना। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलो अल्काइल रेजिड्यू हो गया। अल्काइल रेजिड्यू के बाद एडिशनल कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, अगर कोई एडिशनल कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होता, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, अब ये वाला डबल बॉन्ड तुम्हारे सिस्टम में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कॉन्जुगेशन में है, देखो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है और एक्स्ट्रा है, तो अगर इस तरीके का भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड +30 बढ़ाएंगे। यहाँ पर कितने हैं मैम, यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये क्या है, ये हमारे पास है 1 एक्स्ट्रा बॉन्ड। एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए कितना करोगे, +30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे, तो हम इसी में +30 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं, कैसे मैम, अगर रिंग में ऐसे करके बाहर कोई बॉन्ड बना है तो इसको हम बोलते हैं मैम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसके अलावा मैम अगर रिंग में हमारे पास कोई अंदर की तरफ बॉन्ड बना होता है तो हम इसको बोलते हैं एंडोसाइक्लिक। हमें एंडो से कोई मतलब है नहीं, हमें एंडो से कोई, अच्छा ये मत समझ लेना कि एंडो नहीं है, काटती नहीं हूं मैं, एंडो से हमें वुडवर्ड फिशर में कोई मतलब नहीं है, पूरे वुडवर्ड फिशर में हमें लेना देना सिर्फ एक्सोसाइक्लिक से है। तुमको सिर्फ एक्सोसाइक्लिक चेक करना है, एंडो को मत चेक करना, मैंने सिर्फ तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बताया है। अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आता है बेटा तो +5 नैनोमीटर बढ़ाओगे हर एक एक्सो के लिए। जैसे यहाँ एक एक्सोसाइक्लिक है तो +5 ऐड करोगे, मैं यहाँ पर एक और एक्सोसाइक्लिक बना दूं तो +10 ऐड करोगे, तो जितने एक्सोसाइक्लिक होंगे उतने के लिए आप ऐड करोगे, पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +5 नैनोमीटर आप ऐड करोगे। तो ये क्या था मैम, ये था हमारे पास इंक्रीमेंट वैल्यू कि हम कितना 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 इंक्रीमेंट करने वाले हैं। फिर देखो, अगर तुम्हारे पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ये होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी कि जो देखो जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्डो के इस वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन,
इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। अब अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर तुम्हें इस टाइप का कोई भी सिस्टम दे रखा है बेटा, तो ये अगर कीटोन होगा तो उसकी बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर, अगर एल्डिहाइड दिया होगा तो बेस वैल्यू 210 नैनोमीटर, और अगर एस्टर दिया होगा तो उसकी बेस वैल्यू होगी 195 नैनोमीटर। समझ आया? तो ये थी कुछ रूल्स जो कि आपके वुडवर्ड फिशर के काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आया तो लॉन्ग में आएगा, और मैंने पीवाईक्यूज उठाकर देखे हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये थे रूल्स। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आए तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। उसके अलावा हम मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, एंड जल्दी से जल्दी मैं इसको वीडियो को लाऊंगी, आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, एंड इतना ही रखते हैं आज की क्लास के लिए। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।